दोस्तों, एमसीक्यू डेली टेस्ट में आपका स्वागत है। और आज हम एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 15 लेकर के आए हैं। इससे पहले 1 से लेकर के 14 तक हम ऑलरेडी करा दिए हैं। जो नहीं किए हैं वो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो वहाँ से लिंक ओपन करके वो 1 से 14 तक जाकर के वीडियो देख लें और 15 सेट लगाएं। आइए हम लोग सेट नंबर 15 का प्रैक्टिस सेट का हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कि किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो किसी राज्य का राज्यपाल जो होता है वो उत्तरदायी होता है किसके, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। पहला का ए आंसर हो गया। दूसरा देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो वो किस अधिनियम के तहत हुआ था, वो हुआ था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हुआ था, अर्थात 2 नंबर का बी आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर का रहा हमारा, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होती है। तो मुद्रास्फीति जब होता है उसमें लाभ की स्थिति में जो होती है वो क्या होता है, तो इसमें आपका होता है, इसमें ऋण होता है और व्यापारिक वर्ग होते हैं, ऋण और व्यापारिक वर्ग होते हैं, अर्थात 3 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर का रहा है, मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है। तो मनुष्य में जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है वो किसकी अधिकता के कारण होती है, तो ये आपका होता है नाइट्रेट के कारण होता है। नाइट्रेट की मात्रा जो होता है हमारे बॉडी में जब अधिक आ जाती है तो वो ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बन जाता है और ये एक तरीके का बीमारी है। चलिए देखिए 4 नंबर का डी आंसर है। 5वां नंबर कहता है पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। तो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण या केयर जो करता है वो कौन करता है, तो ये करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन करता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है किसको, पीयूष ग्रंथि की नियंत्रित करता है। 5 नंबर का बी आंसर है। 6ठा नंबर का रहा है कि इंडियन लीग किसके द्वारा स्थापित की गया है। इंडियन लीग जो कमेटी या फिर कमेटी या सभा का जो आयोजन किया गया था वो किसके द्वारा आयोजन किया गया था, तो ये क्या गया था, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। चलिए 6ठा का सी। अगला देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर का रहा है कि भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी। तो दास प्रथा जो था उस पर अनुशंसा या प्रतिबंध लगाने की जो अनुशंसा थी कब थी, तो 1843 ईस्वी की थी। 1843 ईस्वी में दास प्रथा पर क्या है, प्रतिबंध लगाया गया था। आइए अगला देखते हैं। 7 नंबर का बी आंसर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वोलोड्रम का संबंध किस खेल से है। तो वोलोड्रम का संबंध जो है वो आपका है साइकिलिंग से है। वोलोड्रम जो है साइकिलिंग से संबंधित है। 8 नंबर का डी आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया जाता है। चौथे, दूसरा, 5वें या 6ठा किसको दिया जाता है, तो ये आपको दिया जाता है चौथा को दिया जाता है और 5वां और 6ठा को दिया जाता है, अर्थात 1, 3, 4 आंसर है। 9 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों जो भी आप सेट लगा रहे हैं, अगर जिन का सही जा रहा है वो कमेंट में आंसर उसका डालते जाइएगा। जैसे 10 नंबर का आंसर कौन सा होगा, उसका सिर्फ सी लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, जो भी आंसर होता है वो आप लिख दीजिएगा और उसको, ताकि मैं देख लूँ और उसको फिर मैं लाइक अगर हार्ट दे दूँ तो आप समझ जाना कि वो सही आंसर आपका है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर कहता है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित आपका कौन सा है, अनुच्छेद नंबर आपका जो है आपका अनुच्छेद 51 जो है 51 जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करता है, ये आपका नहीं है, ये बिल्कुल गलत ही आपका है। तो 10 का डी आंसर आपका हो जाएगा। आइए इसमें देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कहता है पसीने की ग्रंथियां का मुख्य कार्य क्या है। पसीने की ग्रंथियां का मुख्य कार्य जो है वो क्या होता है, तो इसमें आप देखिए इसमें क्या होता है, तो कहता है शरीर के तापमान पर नियंत्रित करता है। जब हमारी बॉडी में देखेंगे आप ज़्यादा गर्मी आ जाता है तो हमारे बॉडी से क्या होता है, स्वेट्स आने लगते हैं अर्थात पसीने आने लगते हैं। तो वही बोल रहा है कि हमारे पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है, तो हमारे शरीर में जब टेम्परेचर की मात्रा बढ़ जाती है उसको नियंत्रित करता है। जब ज़्यादा होता है गर्म हमारी बॉडी ज़्यादा हो जाता है तो देखिए पसीना आएगा तो इसका मतलब समझिए कि हमारे बॉडी जो है वो संतुलन में आ जाएगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं। कहता है मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कोशिका होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो है सबसे अधिक कोशिका वो किसमें होती है, तो ये आपका तंत्रिका तंत्र में अधिक कोशिका होती है। 12 नंबर का बी आंसर। 13 नंबर आइए क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का रहा है कि
सिंधु घाटी सभ्यता भारत के की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है कैसा प्राचीन सभ्यता है, ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन कह रहा है सिंधु घाटी की कौन सा सभ्यता या स्थल है जो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ, हड़प्पा दिया हुआ है, राखीगढ़ दिया हुआ, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा। तो इन चारों में से कौन है, ये आप कमेंट में आंसर दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, ये राखीगढ़ है। राखीगढ़ जो है सबसे बड़ा स्थल है। आइए 13 नंबर का सी हो गया। 14 नंबर देखते हैं। कहता 1857 की क्रांति का मुख्य किस कारण से असफल रहा था? तो नेतृत्व में अभाव, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का समिति क्षेत्र होना। ये बिल्कुल तीनों आंसर आपका सही है। नेतृत्व में का अभाव, नेतृत्व का अभाव हुआ था। इसका रीज़न था कि दिल्ली से ऑपरेट जो किए थे वो आपका थे बहादुर शाह द्वितीय था, और बहादुर शाह द्वितीय 80 साल के बुजुर्ग थे जिनसे वो संभाला नहीं जा रहा था, लेकिन इसका नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था खान नाम करके व्यक्ति थे, वो ऑपरेट अपना कर रहे थे। और दूसरा ऑप्शन कर रहा है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। तो इसमें हाँ, सामान्य योजना का मतलब होता है कि न तो इन्होंने कोई तैयारी पहले से किया था और ना इनके पास कोई वैसा संगठन था कि कोई कमेटी था कि ताकि एक ग्रुप में अगर चल रहा है तो सारे ग्रुप में चले, तो ऐसा नहीं था। तीसरा कर रहा है कि इसके प्रभाव का समिति क्षेत्र होना, इसके प्रभाव का कोई सीमित नहीं था, क्योंकि उत्तर भारत में अगर आप देखेंगे भारत का मकसद तो इस तरीके से, तो उत्तर भारत में तो 1857 की क्रांति जो हुई था वो बहुत ज़ोरों शोरों से चली थी, लेकिन दक्षिण भारत में ये बिल्कुल सुप्त में था। तो इसका आंसर इसलिए इसका 14 का आंसर डी आपका हो जाएगा। 14 का हो जाएगा डी आंसर। चलिए 15 नंबर का रहा है कि किस गवर्नर जनरल के काल में सिंधु घाटी विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? कौन सा गवर्नर जो था जिसके कार्यकाल में सिंधु घाटी सभ्यता को विलय कर लिया गया था, ब्रिटिश काल में कर लिया गया था? तो ये कौन था आपका? ये था लॉर्ड एलनब्रो था। लॉर्ड एलनब्रो का कार्य था उस समय। आइए अगला देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर का रहा है कि इनसाइड ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो इनसाइड ट्रेडिंग का संबंध जो है शेयर बाजार से है। 16 का डी आंसर। 17 नंबर का रहा है कि एल.के. झा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? एल.के. झा समिति जो है वो किससे संबंधित है? अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, अर्थात 17 नंबर का बी आंसर। 18 नंबर आइए देखते हैं। कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो किसके अध्यक्ष थे? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों में से कौन है आप हमें कमेंट में बताइएगा। मैं आपको बताता ये आपके थे प्रक्रिया नियम समिति का, संचालन समिति और वित्त एवं कार्यकारी समिति, ये सभी थे, अर्थात डी आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। आइए 19 नंबर क्वेश्चन अब हम देखते हैं। 19 नंबर हमारा कर रहा है 19 नंबर का रहा है कि जरा दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष का मतलब होता है नज़दीक वाली वस्तु दिखती है, दूर वाली वस्तु नहीं दिखती है। 19 नंबर का देखते हैं। 19 नंबर का आपका क्या है आंसर? 19 नंबर का बायोफोकल लेंस लगेगा। बायोफोकल लेंस की जो है एस्पेक्स लगेगा, उसमें जरा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है निवारण के लिए। आइए 19 नंबर का सी आंसर है। अगला है 20 नंबर। कहता है कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है किस देश से नहीं गुजरती है, अर्थात 20 नंबर का देखेंगे तो आपका ब्राज़ील से होकर के नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है किससे? ब्राज़ील से होकर के नहीं गुजरती है। आप हमें कमेंट में बताइए जो भी व्यक्ति जानते हैं कि कर्क रेखा जो गुजरती है वो कितने देश से होकर के गुजरती है। कमेंट में आप इसका आंसर हमें बताइए, हम आपको अगले वीडियो जो आएगा दरोगा का उसमें हम आपको बता देंगे। चलिए तो 20 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर का रहा है कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये नहीं आता है, कौन सा नहीं आता है? तो मणिपुर जो है इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आपका आता है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा 21 का बी आंसर हो जाएगा। आइए 22 नंबर देखते हैं। कहता है 1857 की क्रांति के संबंध में कथनों को सम्मिलित कीजिए। कहता है कि व्यक्ति दिया हुआ है और कथन दिया हुआ है, कौन से व्यक्ति ने कौन सा कथन दिया था, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आपका डलहौजी है। डलहौजी ने कहा था कि धर्मार्थों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है।
डलहौजी ने कहा था कि ये धर्मांतों जो था वह ईसाइयों के विरुद्ध है। और कहता है टी आर हेम्स ने कहा था कि ये बर्बरता और सभ्यता का युद्ध है, बर्बरता और सभ्यता का युद्ध है। ये किसने कहा था? तो टेम्स ने कहा था। बी डी सावरकर ने कहा था, बी डी सावरकर ने क्या कहा था? ये कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन है, बी डी सावरकर ने कहा था। अब कर्नल रिच ने कहा था यह राज्य विद्रोह है। तो अर्थात आप देखेंगे तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। 22 नंबर का कितना आंसर हो जाएगा? 22 का सी आंसर होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए 23 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 23 नंबर का रहा है कि वर्ष 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन तीन कमेटी मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? 3 कमेटी से गठन था और इसमें से कौन जो सदस्य थे वो नहीं थे आपका, ठीक है। तो 23 नंबर देखते हैं और 23 नंबर का आपका आंसर है यहाँ पे जॉन साइमस नहीं थे, जबकि पैथिक लॉरेंस था और क्रिप्स था और अलेक्जेंडर, ये तीनों आए थे, तीनों कमेटी में शामिल थे, लेकिन जॉन साइमस ये नहीं थे। 23 नंबर का बी नहीं थे। अगला देखते हैं 24 नंबर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा महासागर की ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा कौन सी? तो प्रशांत महासागर आप देखेंगे तो प्रशांत महासागर आप देखेंगे तो किस साइड आपका है, आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं? तो ये आप देखेंगे प्रशांत महासागर है जो भारत अगर पड़ता है, भारत अगर इस तरीके से है तो आप इधर चल जाएंगे, चाइना के बगल में जो पड़ता है, चाइना ये सब जो पड़ता है कहाँ? प्रशांत महासागर में ही पड़ता है। तो प्रशांत महासागर में चलने वाली जो धारा है इसमें से 4 धाराएँ हैं, तो इसमें से कौन सी है जो आपका कहने का मतलब ठंडी जल धारा है? तो अब देखेंगे यहाँ पे हम्बोल्ट की धारा जो है वो सबसे ठंडी जल धारा है, ठीक है, बाकी ये तीनों गर्म जलधारा है। चलिए 24 नंबर का ए हो गया। 25 नंबर का देखते हैं। 25 नंबर का कह रहा है सिकंदर का समकालीन था। तो सिकंदर का समकालीन दो कौन था? वो था धनानंद था। सिकंदर का समकालीन कौन था? धनानंद था। 25 नंबर का डी आंसर। अगला देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर कह रहा है कि गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्याग दे दिया था? तो ये किसने त्याग दिया? गया में जब कांग्रेस का अधिवेशन 1922 में हुआ था तो कौन से नेता जो जिन्होंने क्या कहते हैं त्याग दे दिए थे, मतलब एक तरीके से विरुद्ध हो गया था और वो नरम दर और गरम दर में बट गया था बेसिकली। तो ये आपके थे चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास थे, उन्होंने ही परित्याग कर दिए थे। चित्तरंजन अर्थात 2 नंबर और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इन्होंने ही स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। यहाँ से कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। 26 नंबर का आपका आंसर बी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा 2 और 3। चलिए 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित 27 नंबर कह रहा है कि यदि कोई संसद, यदि कोई सदस्य जो है सदन के अनुमति के बिना सदन में सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रह सकता है? तो मुश्किल से मुश्किल जो अधिवेशन यानी संसद के सदन से जो अनुपस्थित रह सकते हैं वो आपका रह सकते हैं कितने दिन? तो 60 दिन तक आप रह सकते हैं, क्योंकि 60 दिन के अंदर आपको संसद में पहुंचना ही है। अगर उससे ज़्यादा पहुंचेगा तो आपकी सत्ता भी रद्द कर दी जा सकती है। 27 नंबर का ए आंसर है। आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, चलिए तो ये देखिए 28 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो कौन सा इसमें से नहीं है आप चूज करिए। तो इसमें है सर्वसहमति जो है वह आपका क्या है? सिद्धांत का प्रतीत नहीं है। 28 का डी आंसर। चलिए 29 नंबर कह रहा है कि 29 नंबर कह रहा है विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो मुद्रा को हम क्या कहेंगे? तो ये आपका कहेंगे दुर्लभ मुद्रा कहेंगे, ठीक है। 29 नंबर का सी आंसर है। अगला 30 नंबर कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 × 1/2 H2O। ये हो सकता है बी आंसर। कौन सा है? बी आंसर। 30 नंबर का बी आंसर। अगला देखते हैं 31 नंबर है। 31 नंबर का रहा है कि मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण जो होता है वो आपका कहाँ पे होता है? तो मानव शरीर में पित्त रस का जो निर्माण होता है वो आपका होता है यकृत में। यकृत अर्थात लीवर में होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 31 नंबर का सी आंसर हो गया। कहता है 32 नंबर कहता है निम्नलिखित में से असत्य फल का उदाहरण है। असत्य फल कौन सा है? तो 32 नंबर है और असत्य फल जो है आपका सेब है और आपका नाशपाती है। सेब और नाशपाती जो असत्य फल है।
चलिए 32 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या, सी नंबर। चलिए 33 नंबर देखते हैं, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन्स है, पादप हार्मोन्स जो है वो आपका कौन सा है। 33 नंबर क्वेश्चन है और 33 नंबर का देखिए उसमें आपका कह रहा है कि एसिटिलिन अम्ल है, ऑक्सिलियन अम्ल है, या जिबरेलिन है, या साइट्रिक अम्ल है। तो इसमें से आप देखेंगे 33 नंबर का, तो 33 नंबर का आंसर जो आपका इसमें से सारे हो जाएंगे, इसमें से डी सारे हो जाएंगे। एसिटिक अम्ल भी है पादप हार्मोन्स का, जिबरेलिन्स भी है, साइटोकाइनिन भी है और ऑक्सिन्स भी है। ठीक है, तो इसमें से 33 का डी आंसर हो जाएगा, चारों है आपका। चलिए 34 नंबर देखते हैं, कहता है किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है। तो कौन सा ऐसा सब्जी जिसका जड़ खाया नहीं जाता है, सलजम का जड़, गाजर का जड़, या फिर चुकंदर का, या आलू का। इसमें से चारों दिया हुआ किसका जड़ जो है वो खाया नहीं जाता है। तो ये आप देखेंगे इसका आलू का जड़ जो है वो खाया नहीं जाता है, जैसे कि गाजर खाते हैं क्योंकि गाजर एक तरीके से जड़ ही है, सलजम भी जड़ ही है, चुकंदर भी जड़ ही है। तो ये सब तीनों को हम खाते हैं लेकिन आलू का जड़ हम लोग नहीं खाते हैं। आइए 34 नंबर का ये आंसर हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर का रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है किसका, तो ये आप कहते हैं प्लेटिनियम चूर्ण को, किसका, प्लेटिनियम चूर्ण को किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। 35 नंबर का बी आंसर। 36 नंबर का रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आइए तो सूची 1 सूची 2 को मिलाते हैं। कहता है कार्य का एसआई मात्रक कौन सा है, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल है, ध्यान रखिएगा। दाव का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का एसआई मात्रक सबसे पहले देखते हैं क्या है, न्यूटन है। सबसे पहले हमने बोला कार्य का एसआई मात्रक जूल है, तो देखिए बी का एक आंसर बन रहा है, तो बी का आपका एक बन रहा है, तो अर्थात आप डायरेक्ट मार सकते हैं, कौन सा बता सकते हैं कि आपका ए आंसर आपका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है और 36 नंबर का देखेंगे तो ए आंसर आपका बिल्कुल सही रहेगा। रीज़न कि कार्य का एसआई मात्रक जूल है। अब देखते हैं आवेग का एसआई मात्रक कौन है, तो न्यूटन सेकेंड है। और उसके बाद देखिएगा बल का एसआई मात्रक कौन सा है, तो बल का एसआई मात्रक आपका कौन सा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर है और दाब का एसआई मात्रक न्यूटन है। ठीक है, हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं कि आपका इसका आंसर कौन सा होगा। तो देखिए आवेग का एसआई मात्रक कौन सा है, न्यूटन मीटर सेकेंड है, न्यूटन सेकेंड है। कार्य का एसआई मात्रक आपका कौन सा है, कार्य का एसआई मात्रक आपका जूल है। बल का एसआई मात्रक आपका कौन है, तो बल का एसआई मात्रक आप देखेंगे तो आपका ये क्यों कौन हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। दाब का हो जाएगा, दाब का न्यूटन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका ए आंसर है। आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा और रिपीट मार लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अब 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि लोकसभा का काल जो होता है, काल अवधि निर्भर करता है। लोलक की कार्य अवधि निर्भर करती है, तो लोलक का कार्य जो है वह किस पे निर्भर करती है, तो ये आपका करता है लंबाई के ऊपर करता है, किस पे, लंबाई के ऊपर करता है। 37 नंबर का बी आंसर है। आइए 38 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं और 38 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 38 नंबर कह रहा है कि प्रकाश की प्रकृति होती है, प्रकाश की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है। आप लोग कमेंट में बताइए कैसी होती है, फटाफट जल्दी जल्दी बताइए, मैं थोड़ा सा होल्ड कर लेता हूँ। चलिए, तो प्रकाश की आकृति जो होती है वो तरंग एवं कण दोनों समान होती है। तरंग और कण क्या हो, दोनों समान होती है। 38 नंबर का सी आंसर। चलिए 39 नंबर में देखते हैं कथन असत्य है, तो इसमें कौन सा कथन जो है असत्य है, तो आइए देखते हैं। कहता है महावीर मोलल राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पे है, झांसी की रानी, डाउलिंग और इटाकी नेशनल पार्क। चलिए तो देखते हैं 39 नंबर का देखते हैं कौन सा है, तो कौन सा असत्य है, तो कहता है महावीर मोलम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में, बिल्कुल आपका सही है। कहता है महारानी झांसी मरीना राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एंड निकोबार में, ये भी सही आपका है। और माउलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, ये भी आपका सही है। तो सिर्फ ये आपका है जो इटाकी नेशनल पार्क मणिपुर में, ये आपका गलत है। ठीक है, तो आप 39 नंबर का डी मारिएगा। ठीक है, तो 39 नंबर का आपका गलत, क्योंकि असत्य चुनने के लिए गलत, तो 39 का डी आपका गलत है। चलिए 40 नंबर देखते हैं। कहता है निम्नलिखित को सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। कहता है डाउन्स जो होती है, डाउन्स ये कौन सी किस कटिबंधीय का घास का मैदान होता है, तो डाउन्स जो है आपका सुमेलित नहीं है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। डाउन्स जो है ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं, ये गलत आपका है, तो 40 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। लेकिन सही कौन था, स्टेपीज है जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, सेलवासा जो है उष्ण कटिबंधीय का है, और टैगा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय का है। तो 40 नंबर का ए आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ये असत्य चुनने के लिए बोल रहा था, इसका सही है। लेकिन ये तीनों आप एक बार देख लीजिए, तीनों बहुत अच्छा है। 40 नंबर का ए आंसर। आइए 41 नंबर में बोल रहा है कौन सा सुमेलित, अर्थात गलती को चूज करना है कि कौन सा आपका हमारा जो है वो गलती है। 3 सही है, 1 गलत है। तो आप देखेंगे
अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर सही है। गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर सही है। सरदार सरोवर नर्मदा पर सही है। इडुक्की परियोजना जो कावेरी नदी पर नहीं है बल्कि पेरियार नदी पर ही है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इडुक्की पेरियार नदी पर ये कहाँ पे पड़ता है, तो गोवा में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 41 नंबर का डी आंसर है। 42 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में कौन एक स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश का मतलब समझते हैं आप, कि मतलब चारों साइड भूमि से घिरा हुआ हो। तो ये आपका कौन सा देश है, ये आपका हंगरी जो है ये स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, 42 का बी आंसर। आइए 43 नंबर देखते हैं। कहता भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त जो होते हैं वो कहाँ से आपका होता है, तो वो होता है लोहा देव से। कहाँ से होता है, लहुरा देव से होता है। लहुरा देव से होता है। 43 नंबर का आपका बी आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं 44 नंबर। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हुए हल की प्रतिमा किस जगह से मिले हुए। हल की प्रतिमा बने हुए किस जगह से मिले हैं, तो ये आपका बनवाली से मिले। किससे हुए, बनवाली से मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका 44 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। आइए 45 नंबर देखते हैं। कहता है कि ईसा के ठीक छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था। तो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा था उस टाइम पे था, कौन सा, मगध था। मगध जो था उस टाइम पे सबसे शक्तिशाली था। और मगध के संस्थापक अगर माना जाता है तो इसको पृथ्वीराज, इसको चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। ठीक है, चलिए 45 नंबर का डी आंसर हो गया। 46 नंबर का रहा है कि जैन धर्म में महावीर द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता था, तो कैवल्य कहा जाता था। जैन धर्म जो थे उनको ज्ञान की जब प्राप्ति होता था उसको क्या, कैवल्य कहा जाता था। 46 नंबर का सी आंसर हो गया। आइए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर हमारा कर रहा है क्या, 47 नंबर का रहा है कि लिंगाराज मंदिर का नींव डाली थी किसने डाला था। तो लिंगाराज मंदिर का नींव जो डाला था वो किसने डाला था, तो आपका 47 नंबर है। और 47 का बताइए कौन सा है, तो ययाति केसरी ने किया था। किसने किया था, ययाति केसरी ने किया था। लिंगाराज मंदिर की नींव डाली थी। अगला देखिए 48 नंबर कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो ये आपका कब किया गया था, ये आपका किया था कराची अधिवेशन 1931 में किए गए थे। ठीक है, 48 नंबर का देखते हैं कि कहता है कि हॉट मनी शब्द का उपयोग जो है, हॉट मनी शब्द का उपयोग किसने सबसे पहले किया था। तो ये आपका किया था किसने, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में किया था। हॉट मनी का उपयोग, शब्द का उपयोग किया था। 49 नंबर का डी आंसर आपका है। ठीक है, अगला देखते हैं 50 नंबर कहता है बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है। तो बिम्स्टेक का सदस्य देश आपका जो इसमें है वो कौन सा है, तो मालदीव जो है बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है। दोस्तों 1 से लेकर के हमने 50 तक बिहार दरोगा का 50,000 का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है आज सेट नंबर 15। अब देखेंगे सेट नंबर 15 में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दिए हुए हैं, तो वो आइए हम देख लेते हैं वो तथ्य कौन है और कैसे हैं। तो ये देखिए तथ्य आपका है। ठीक है, यहाँ से पढ़िए। चलिए, कहता है खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। आइए दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट कर रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। कहता है अलाउद्दीन खिलजी के समय में किस चीज़ का विस्तार हुआ, तो वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ है। तीसरा पॉइंट कर रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन दिया था और उसने अस्थाई सेना की नींव डाली थी। और उसने घोड़ा दागने की प्रथा, और उसके बाद है हुलिया लिखने की प्रथा, मतलब सैनिकों की पहचानने की, जैसे घोड़ा दागने की, हुलिया लिखने की प्रथा शुरू किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। कहता है अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली प्रथा शुरू किया था। मूल्य नियंत्रण मतलब पैसे पे फोकस करना शुरू किया था कि पैसे हमारे कहाँ खर्च हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली शुरू किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। कहता है सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा और हजार खंबात की खाड़ी का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला पॉइंट है, कहता है सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने और पूरे भारत को जीतने का लक्ष्य बनाया था, बट ये लक्ष्य असफल रह गया था। कहता है अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को 1/2 अर्थात 50% भाग कर दिया था। कहता है कि दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को नियुक्त किया था। मलिक कफूर को इन्होंने हरा दिया था, तो मलिक कफूर एक क्या था, गुलाम था। चलिए अगला पॉइंट कहता है अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात कुतुब मुबारक खिलजी इसके सिंहासन पर बैठे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बेटा कौन थे, कुतुब मीनार थे, और ये बहुत ही बेवकूफ़ व्यक्ति था।
कहता है मुबारक खिलजी को नगन स्त्री या पुरुषों की संगत में बैठने का पसंद था। मुबारक खिलजी था वो क्या था कि स्त्रियों का वस्त्र पहन करके अपना राज्य दरबार में आ जाते थे और वहाँ पे जो भी देखते थे तो उनको बहुत ही हीन भावना से उनको देखते थे, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ शासकों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे, ये भी हमने क्लियर करा दिया है। और अगला जो हमारा सेट अप होगा वो सेट नंबर 16 हम शुरू करेंगे। तो आप लोग जो भी नए हैं या जो तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ को तैयारी करें और प्रैक्टिस डेली लगाएं। और जो भी जिसका भी 2, 10, 15, 20 जो भी सही जाता है वो कमेंट में आप आंसर डाल दीजिए कि हाँ आज इतना गया है, ठीक है। और देखिए अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं या हो रहा है या नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिले होंगे हम अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।